तो हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की सेशन में हम करेंगे यूपी पीएससी का जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में 7 जनवरी 2024 को, उसका सोल्व पेपर लेकर आए हैं। और इस सोल्व पेपर में हम जो देखेंगे आज जीएस के जो सवाल, जितने भी सवाल पूछे गए, लगभग 50 सवाल इसमें पूछे गए जीएस से रिलेट करके, जीएस के ही जो सभी सेक्शन से हैं। तो उन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पेपर में वैसे रीजनिंग और साथ ही साथ हिंदी है ना और मैथ, ये सवाल भी इसमें पूछे गए थे, लेकिन उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसके लिए हो सकता है कि आपको हिंदी की एक सेपरेट वीडियो मिल जाए कि किस तरह के हिंदी के सवाल पूछे गए। जीएस के सवाल और हिंदी के सवालों से हमें एक आइडिया होगा। जो भी छात्र यूपी पुलिस और साथ ही साथ यूपी पीएससी आरओ एआरओ की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो। वो देख लें कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को एक नई धार भी देंगे। तो समझ में आया? तो जो भी इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लगभग 50 प्रश्न हैं जीएस के, उन प्रश्नों को आज हम इसमें करेंगे। और सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सटीक हैं। 99% हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन को दिया है। 1% अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अलग होता है तो उसको हम बाद में देख लेंगे, और जब आयोग की आंसर की आएगी तब उसमें हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि जब किसी भी आयोग की जब आंसर की आती है तो उसमें एक दो क्वेश्चन जो होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो विवादित होते हैं। ये आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, आप कैंडिडेट हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सब जानते हैं। हालांकि पेपर के जितने भी आंसर हैं वो हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए हैं, देखे हैं, और उनके आंसर जो एक स्टैंडर्ड बुक में होने चाहिए वही उनके आंसर मिले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश को रिलेट करके। उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। और इस प्रश्न का आंसर शायद आप नहीं जानते हों, ये मैं कह भी सकता हूँ कि बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं जानते होंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। 3 पहाड़ियाँ दी गई हैं, एक आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह पूछा है कि सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो कौन सा है। कैमूर पहाड़ी है, अमसोट चोटी है, या फिर सोनपार की चोटी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। और हम जो जाएंगे इसमें सही आंसर की तरफ, तो सही आंसर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, अमसोट की चोटी। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश की एक सबसे ऊंची चोटी है और ये जो अरावली हिल्स है, अरावली जो पहाड़ी है, उसके अंतर्गत ही आती है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु भी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह शिखर उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 900, अगर मीटर में देखें तो 957 मीटर, फिट में देखें तो 3140 फिट ऊंची है। और ये कहाँ पर है? शिवालिक पहाड़ियों का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर इज द बी। ठीक है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को रट लें। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन आंसर आपको वही देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन की स्थिति को प्रक्षेपित किया गया था। सही आंसर हम देखेंगे, सभी जानते होंगे। 14 जुलाई 2023 को ये प्रक्षेपित किया था चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विपर्जोय चक्रवात का संबंध किस सागर से है। विपर्जोय जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, ये जून में आया था
और जून में आकर के ये टकराया था। ये आया था कहाँ पर, अरेबियन सी में, अरब सागर में आया था। और अरब सागर में आया था और इसका जो नाम दिया था, क्या जो बिपरजॉय नाम दिया था, पूछा जाता है कि बिपरजॉय चक्रवात जो अरब सागर में आया इसको नाम किसने दिया। क्योंकि ये कि एक कड़ी है, एक क्रम है कि हर कोई भी चक्रवात आता है तो कोई ना कोई देश उसको एक नया एक नाम देता है जो उनको पहले से ही लिखा होता है, तो वो उनकी एक अल्फ़ाबेटिकल क्रम में रहता है। तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। ठीक है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था बिपरजॉय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर पीछे क्वेश्चन का पेस्ट हो गया है तो उसको इसकी तरफ ना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर होगा। गोलकोंडा जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? गोलकोंडा किला कहाँ पर स्थित है? सभी जानते होंगे, पहले आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन अब ये हाल ही में तेलंगाना में, वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस एक खेल से संबंधित है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेवल देख सकते हैं आप, क्या लेवल है क्वेश्चन का। यूपी पुलिस में जा रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी करें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एक बार इसको रिपीट कर लें, एक बार उसको देख लें, कभी कभी वहीं से क्वेश्चन कोई ना कोई रिपीट हो जाता है। तो बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल, तो जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी और उद्योग पर केंद्रित है। तो यहाँ पर पूछा है कि नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम होगा क्या होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आपको, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, NASSCOM। ठीक है, नेस्कॉम इस तरह से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। नेस्कॉम। अगला क्वेश्चन, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। यहाँ पर ऑप्शन कोड दिया है, कोड की सहायता इसका आंसर हमें देना है। तो क्या होगा सही आंसर? तो देखिए, सबसे पहले जो होगा इसमें, सबसे पहले एक चरण होता है जो बजट को पेश किया जाता है, तो उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद ही बजट जो होता है वो पूरी तरह से पेश किया जाता है। तो बजट अधिनियम के जो चरण हैं वो क्या हो गए? तो 1 2 3 4 5 में। तो सबसे पहले इसका विधायिका को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस पर एक बहस होगी और उसके बाद उस पर एक मतदान होगा। मतदान के बाद में उसको वित्त विधेयक के सामने रखा जाएगा और उसके बाद में वो विनियोग विधेयक बनेगा। तो यहाँ पर 5 जो होगा वो फर्स्ट पहले पर आएगा, 5, उसके बाद में 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 2। 5 1 4 3 2। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 300 है यहाँ पर भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है। अगर भारत की तरफ से कोई भी वाद किया जाता है तो भारत सरकार का यूज करती है, और राज्य की तरफ से करता तो राज्य सरकार करती है। ठीक है, राज्य सरकार के नाम से वो अभी कोई भी मुकदमा दे सकती है। ठीक है, भारत संघ के नाम से। तो अनुच्छेद 300 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही से संबंधित है, और भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है, और एक राज्य है राज्य सरकार के नाम से मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 300। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या पूछा है, डेट पूछा है यहाँ पर, डेट क्या होगी? तो यहाँ पर सभी जानते हैं जो खानवा का युद्ध है वो
27 में हुआ था, और 1527 के यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो बी और डी तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 16 मार्च, ठीक है, 1527 को ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था, और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था युद्ध। ठीक है, तो इसके बाबर के जितने भी युद्ध हुए हैं बहुत अच्छे से उनके याद करना। पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26, 27, 28 और 29 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? मनुस्मृति के टीकाकार पूछा है, लेखक नहीं पूछा है, टीकाकार। तो इसके जो टीकाकार हैं वो थे कुल्लुक भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। जो कुल्लुक भट्ट हैं वो इसके कौन है, टीकाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर होगा। मृच्छ कटिक, ये मृच्छ कटिकम है। ठीक है, एक पुस्तक है मृच्छ कटिकम, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण, वाणभट्ट, विक्रमादित्य है, शूद्रक। सही आंसर होगा मृच्छ कटिकम जो लिखी गई है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। कल्हण के द्वारा क्या लिखी गई है? तो राजतरंगिणी लिखी गई है ना, जिसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और एक बात और, यहाँ पर ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये सेट डी है। ठीक है, सेट डी है, उसी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी कि नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? कौन सा है? इस तरह के जितने भी जो जानवर, जो जीव होते हैं छोटे, उनसे जो सरीसृप होते हैं, जैसे ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, कौन से अम्ल को स्रावित करती हैं? तो इस तरह के प्रश्न आपको तैयार करने चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ बिच्छू के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर जो मैथेनोइक अम्ल होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और सूची 2 है, इन दोनों को हमें सूचित मिलान करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आयोग ने, यहाँ पर एक क्लू दे दिया आपको और वहीं से आपका सारा प्रश्न बन गया। जो ऑप्शन, जो कूट दिए हैं मैंने, वही कूट हैं जो आपके आयोग के पेपर में पूछे गए हैं। मैंने कूट के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सेम वही कूट दिए हैं जिस तरह के पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 4 जगह हैं और उनके जो किस उद्योग से वो संबंधित हैं ये पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें खेतड़ी की, तो खेतड़ी आप सभी जानते हैं राजस्थान में तांबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ए को हम 4 से मिला दें तो हमारा आंसर पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर ए को 4 से केवल एक ही ऑप्शन है, ना तो बी है, ना सी है, ना डी है, केवल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही बन रहा है, क्योंकि ए का 4 वहीं पर हमें मिल रहा है। ठीक है, रेणुकूट की बात कर लें तो रेणुकूट आप जानते हैं एल्यूमिनियम से, सेलम सूती वस्त्र, और जो सूरत है वो कहाँ से, हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये उद्योग हैं यहाँ पर। तो जगह, जितनी भी जगह हैं उनके कहाँ कहाँ पर क्या उद्योग हैं, ये भी आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। यूपी पीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पुलिस के, यूपी पुलिस के लिए भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इसी लेवल के पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस में, ताकि आप सभी जानते हैं, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा एक संशोधन था जिसमें लोकसभा की जो सीटें थी उन्हें 525 से लेकर के 545 कर दिया गया? तो एक संशोधन हुआ था, 31वां अमेंडमेंट हुआ था, और इसी के द्वारा क्या कहा गया था, जो लोकसभा की जो सीटें थी वो 525 थी, इन्हें बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 1972 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1972 का संविधान संशोधन है 31वां, जिसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम जो है वो संबंधित है? ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछा, देख लीजिए कोई क्या वर्ड पूछ रहे हैं। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? और यहीं पर हम गलती करते हैं, इन्हीं को नहीं पढ़ के जाते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते ही यहाँ से, क्योंकि एक वीक पॉइंट होता है और आयोग आपको यहीं से पकड़ लेता है।
तो चलिए ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम जो संबंधित है वो कहाँ से, बैडमिंटन, रग्बी, लॉन टेनिस या फिर वॉलीबॉल। तो जो ग्रैंड स्लैम है ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में, है ना। तो यहाँ पर जो लॉन टेनिस है, टेनिस के हैं ये, तो टेनिस का है ये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टेनिस से रिलेट है ये ग्रैंड स्लैम, और वर्ष में ये कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है। कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर 1 और 3। तो कथन की बात करें तो यहाँ पर जो तीनों कथन है वो तीनों कथन ही एकदम करेक्ट हैं। कोणार्क सूर्य उड़ीसा के पुरी में है, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण है वो राजा नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने कराया था, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। 1 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का एक पवित्र शहर है पुरी, यहाँ के पास ही स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, 1238 से 1264 के बीच में, 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 था, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसमें सहायता करना है। राजनीतिक सुधारों में, सामाजिक अखंडता में, पारदर्शी प्रशासन में, कानूनी सुधार में। अगर क्वेश्चन की तरफ जाकर देखें तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा है, और इसका एक ही मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बनता है। देखिए राजनीतिक सुधार, तो इससे कोई राजनीतिक सुधार तो होता नहीं है। सामाजिक अखंडता से भी कोई संबंध नहीं होता, इसका कानूनी सुधार से भी नहीं होता। अगर हम देखें कि पारदर्शी प्रशासन, यहाँ से हम इसका आंसर देख सकते हैं कि पारदर्शी जो प्रशासन है इसकी तरफ हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से। क्योंकि हम जब एक दूसरे की किसी चीज़ को सूचना मांगते हैं तो हमारे अंदर एक क्या ट्रांसपेरेंसी आती है। भाई हमने कोई सूचना मांगी, हमने उसकी सूचना दे दी, तो क्या हुआ, एक दोनों के बीच में क्या हुई, एक ट्रांसपेरेंसी हुई, किसी तरह का कोई छुपा नहीं हुआ वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लें तो प्रशासन जो होगा वो एक तो पारदर्शी होगा, पारदर्शी प्रशासन का एक मुख्य उद्देश्य हो, और इसी में ये सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी आयोग जो आंसर देगा तब उसको देखेंगे, बाकी यहाँ पर ये अच्छा बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इनको हमें क्या करना है, एक दूसरे से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, और इसके बाद में ये दिया गया है कि यहाँ पर ये कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, जैसे गैड्रोसिया, अराकोशिया, एरिया और पारोपमी शादे, हेरात में, बलूचिस्तान, काबुल घाटी या कंधार में। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो गैड्रोसिया है ये कहाँ का, एक बलूचिस्तान का क्षेत्र है। अराकोशिया जो अराकोशिया है ये आपका कहाँ पर ये गया, कंधार। और जो एरिया है, एरिया आपको ये हेरात का है, और पारोप मिशादे ये कहाँ पर है, ये काबुल घाटी का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो क्षेत्र पूछे थे और उसकी जगह का पूछा है, ये कहाँ पर है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है, और इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। तो MOM का पूर्ण रूप क्या है, MOM का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा है। तो सीधा सीधा आंसर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तिथि भी याद कर लेना, दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो होता है ये कहाँ मनाया जाता, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 15 जुलाई को। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। मिट्टी का निक्षालन संबंधित है, तो मिट्टी का जो निक्षालन है वो किससे संबंधित सभी जानते होंगे, ये है लैटराइट मिट्टी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लैटराइट मिट्टी।
अगला क्वेश्चन, बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? सभी जानते ही हैं, विटामिन सी से इसका भी होगा, ए से रतौंधी, बी से बेरी और डी से क्या होगा? रिकेटस, यानी कि सूखा रोग होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, विटामिन डी। पृथ्वी की जो पपड़ी है, ऊपरी जो परत है, उस पर कार्बन का अनुमानित जो परसेंट है वो कितना है? तो अनुमानित जो परसेंट है, अगर इसको देखें तो कुछ अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग दिया है, लेकिन हम जो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 0.025% की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में का आंसर कोई अलग भिन्न होता है आयोग के आंसर के से, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बाकी यहाँ पर यह आंसर है 0.025% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं बेनजीर भुट्टो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। जो बेनजीर भुट्टो हैं, सुश्री बेनजीर भुट्टो, ये हैं डॉक्टर बोला मैंने, डॉटर है, डॉटर ऑफ द ईस्ट है ना। डॉटर ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं सुश्री बेनजीर भुट्टो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर? सूचकांक भी याद करने हैं आपको। क्वेश्चन पता लग रही होगी कि आपको किस किस तरह सेक्शन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सूचकांक से जो इंडेक्स होते हैं वो वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो जो इंडेक्स है, देखिए, जो प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें 180 देश थे और 180 देशों में जो भारत की जो इस समय जो इंडेक्स है, भारत का जो नंबर है वो 161 है, यानी कि 161वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, उसके संदर्भ में से कौन सा एक युग्म सही सुमेल नहीं है? एक युग्म है और वो गलत दिया हुआ है यहाँ पर, बाकी सभी सही है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 240 जो है वो क्या है? केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रपति की जो शक्ति है उनके संदर्भ में है ये। और तो उसमें 240 1A 1B 1C 1D 1E इस तरह से इसके कुछ सेक्शन हैं, और जो सेक्शन हैं वही देखते हैं कि किससे हैं। जैसे ए है तो ए हमारा अंडमान और निकोबार से है, बी लक्षद्वीप से है, ठीक है, सी पांडुचेरी दिया गया लेकिन सी पांडिचेरी से नहीं है, डी दमन और दीव से, ये भी सही है। तो डी यहाँ पर गलत, सी गलत, जो सी है वो पांडिचेरी से नहीं है, यही आंसर यहाँ पर गलत होगा। आंसर को देख लेते, 240 1A है। ए की बात करें तो अंडमान निकोबार है, बी लक्षद्वीप से, सी दादर और नगर हवेली, और सी और जो डी है वो है आपका दमन और दीव से, और जो ई है वो है पांडिचेरी से। तो पांडिचेरी की बात करें तो क्या 240 1E होगा, और जो 1C है ये होगा आपका दादर नगर हवेली से। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, अच्छे से याद कर लेना किस तरह से इसके सेक्शंस पूछे गए हैं ये। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में विचार करने हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी, और भारत के कुल जो टाइगर यानी कि अभ्यारण्य है जिनकी जनवरी 2023 तक देख लिए कितनी है, 53 है। तो इनमें से कूट सही उत्तर चुनिए, 2 ना तो 1 ना 2, केवल 1। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पर एकदम राइट दिए हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में आया था। ठीक है, और जनवरी 2023 में देखें तो जो टाइगर बाघ हैं वो उनके जो अभ्यारण्यों की संख्या वो 53 है प्रेजेंट में। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 29 है यू। देखिए, कुछ क्वेश्चन के नंबर एक छुटा हुआ है किसी नंबर के, तो समझ लेना कि वहाँ पर या तो वो रीजनिंग का सवाल है या फिर कोई मैथ का सवाल है, वो हमने वो लिया नहीं है बीच में। ठीक है, नंबर सेट के हिसाब से वही है। UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो UIDAI का पूर्ण रूप बताइए। भारत सभी जानते हैं, सभी के आधार कार्ड होंगे, जब एग्जाम देने जाते तो आधार कार्ड हाथ में होता, तो उसी पर लिखा होता क्या, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना, और यही इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, IFSC का पूर्ण रूप बताइए। IFSC सभी जानते हैं बैंक से रिलेटेड है ना,
आपकी जो पासबुक होती है, पैसा ट्रांसफ़र करना होता है कहीं पे, तो आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और आपने सुना भी होगा। क्या एफएससी कोड क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंस एंड सर्विस कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सर्विस नहीं, सॉरी, सिस्टम कोड होगा, सिस्टम कोड, सर्विस नहीं, ऑप्शन नंबर बी ना, सॉरी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, सिस्टम कोड है, सर्विस कोड नहीं, सिस्टम कोड है। यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सर्विस कोड होना चाहिए या सिस्टम कोड होना चाहिए, लेकिन सिस्टम कोड है। क्वेश्चन है 31 है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था का जो मुख्य कारण था वो क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार और अंग्रेजी सरकार के जो खिलाफत विरोधी नीतियाँ। तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही हैं, और सही उत्तर चुनने के लिए कहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1921 के केरल के मालाबार तट पर ये जो विद्रोह था, मोपला, ये विद्रोह हुआ था, है ना, और जमींदारों के पर अत्याचार हुआ था सरकार, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और इसी वजह से वहाँ पर जो के जमींदार थे उन्होंने इस पर विद्रोह किया था। तो 1921 का है केरल का मालाबार तट पर मोपला विद्रोह 1921 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुमेल करनी है, कुछ पुस्तकें दी हैं और उनको हमें यहाँ पर मैच करना है। यशपाल, कमलेश्वर, भीष्म शाहनी, सुरेंद्र वर्मा, तमस है, मेरी तेरी उसकी बात है, मुझे चांद चाहिए और कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर एक बार, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर बी, जैसे हम देखें, जो यशपाल है इनकी जो पुस्तक है ये है मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर की किताब है कितने पाकिस्तान, और भीष्म शाहनी की पुस्तक है तमश, और सुरेंद्र वर्मा की किताब बुक है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? कर्क रेखा को 2 बार गुजरती है, मतलब जो कर्क रेखा जा रही है और एक नदी है, इस तरह से उसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? तो सभी जानते होंगे ये नदी है माही नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माही जो नदी है इसी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, इस तरह से जा रही है ना, और ये से इसको ऐसे काट देते हैं कर्क रेखा। ठीक, चलिए, किस वीटो के तहत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं? कौन सी वीटो है वो? सभी जानते हैं, अगर कोई विधेयक होगा और उसको नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे अपनी जेब में रख लेंगे, और वही होती है उनकी पॉकेट वीटो, पॉकेट पावर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पॉकेट वीटो। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है और कोर्ट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर 2 दिए हैं। यहाँ पर कथन है कि भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, और कारण क्या है इसका, कि इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। तो यहाँ पर ये क्या है? कारण, कथन कारण दोनों सही हैं, या दोनों में से एक गलत है, या एक उसकी व्याख्या करता है, इस तरह से क्वेश्चन हमें का आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं तो कि दोनों को आंसर ही यहाँ पर सही हैं, और जो कारण है वो भी उसका जो कथन है उसको सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, क्योंकि इसका कारण यही है कि इसने क्या बहुत मजबूत केंद्र का एक निर्माण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट फ्रॉम द हार्ट अन ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव। कोर्ट से हमें बताना कि दोनों ये किसकी पुस्तक है, दोनों की है, किसी एक की है, दोनों में से किसी एक की नहीं है, या एक की है ना। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा। जो ये है किताब है कपिल देव की है। ठीक है, महान क्रिकेटर है कपिल देव, और स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है वो कपिल देव की है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी बुक और राइटर से रिलेटेड है ना। तो इंदिरा गांधी, यहाँ पर ये देखना मिलान किया गया है, तो किसका सही मिलान किया गया, किसका सही है? बाकी सब गलत हैं, एक सही है इनमें से। तो ये देखें, इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल, ये करेक्ट है, ये आंसर यहाँ पर सही है।
और हाफ लॉयन ऑफ हाउ वी पी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, संजय बारो, नहीं संजय बारो की पुस्तक नहीं है ये। और जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर रवीश कुमार मोदी, ये इनकी भी नहीं है। और द इंडिया वे स्टेट्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ड, श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये भी नहीं है। ये जो बुक है ये एस जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है ये तो। और ये है आपकी विनय सीतापति की हैं दोनों पुस्तकें। जो बी और सी हैं, हाफ लॉ एंड हाउ वीपी नरसिम्हा एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये जो बुक है ये है विनय सीतापति की। और जो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर, ये भी है विनय सीतापति की, ठीक है। और जो डी है द इंडिया वे स्टेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ड, ये है एस जयशंकर प्रसाद यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर की है, ठीक है। तो चारों किताबों को यहाँ पर लिख दिया है एक्सप्लेन में, तो इनको आप नोट कर लें, बहुत ही अच्छा काम देगी आपके लिए। वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व क्रिकेट विश्व कप जीता था? सब बहुत आसान है, 2007 की बात कर रहा है ना। तो किसने जीता था? भारत ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इतना आसान है, सिकंदरा में है ये। और सिकंदरा कहाँ? सिकंदरा यानी कि आगरा में, ठीक है, आगरा में सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा देखने की बात नहीं है इसमें। FIMA यानी कि फैमा का पूर्ण रूप है, फैमा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? एक एक्ट था ये 1999 का, और उसी में आया था ये फैमा। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो इसका होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। नीचे दो कथन है, और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है कुछ सवाल है कि कथन दिया गया है कि पाकिस्तान के नाम के विचार का जो सुझाव था वो रहमत अली ने दिया था। और जो रहमत अली हैं उन्होंने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। तो देखें तो दोनों ही कथन यहाँ पर हमें तो सही लग रहे हैं, एकदम सही है, क्योंकि जो सुझाव था पाकिस्तान के नाम का जो विचार दिया था सबसे पहले रहमत अली ने दिया था। और इसको इन्होंने जो छापा था वो 1933 में इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, अभी या कभी नहीं नाम से। और उसमें इसको उन्होंने उल्लेख किया था, इसका प्रस्ताव इसमें दिया था, लिखा था पाकिस्तान के विचार का। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा सवाल है ये। हिंदी दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ही कथन यहाँ पर गलत दिया है, 4 सितंबर को नहीं मनाया जाता, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 351 है, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है। तो उपयोग दिए गए कथन में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो केवल वही सही है, बाकी एक जो कथन है वो यहाँ पर गलत है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, क्योंकि हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, ना कि 4 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है साइंस से है, सुबह या शाम के समय जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो वह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, और इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार एक घटना होती है, कौन सी है? तो सभी जानते हैं इस घटना को, आप देख सकते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के साथ में होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश का जो क्षेत्राव यानी कि फैलाव है, यहाँ ये भी आंसर इसका सही हो सकता है, दोनों आंसर यहाँ पर सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो है ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है। अगर 1% आयोग अपना आंसर बदलता है तो इसको करेगा डी को, ठीक है। तो सी और डी दोनों कर लें इसको हम विवादित में रखेंगे, बाकी आंसर के आने पर जब पता लगेगा क्या पूछा जाता है, ठीक है। वैसे प्रकाश का प्रकीर्णन 99% ठीक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। भारत में जो नवीन संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया था? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था, और जो हमारे PM हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे कुछ भी देख लें, भारत में अगर किसी चीज़ का उद्घाटन होना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियन गेम में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जो पदक प्राप्त करने वाली
जो पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने एशियन गेम में। ठीक है, तो कौन सी पहली महिला थी ये? तो ये थी कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कमलजीत संधू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन है और कुछ आविष्कार हैं और उनको उसे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कोट नहीं दिए हैं, कोट शायद हैं आगे, नहीं है, कोट नहीं है, कोट नहीं है इसमें, है ना। चलो देखते हैं। देखिए जो कॉस्मिक किरण हैं उनके जो खोज करता है वो है विक्टर हेस। ठीक है, तो ए का 2 हम लिख लेते हैं, ए का 2। एक्स किरणें आप सभी जानते हैं WC रॉयंटजेन होगा, बी का 3। रेडियो सक्रियता, रेडियो जो सक्रियता वो है हेनरी बेकरेल की, तो ऑप्शन नंबर सी का मतलब सी का 4। और जो डी है कृत्रिम रेडियो सक्रियता वो आई क्यूरी एंड एव जोलियट यानी कि डी का 1। ठीक है, इस तरह से हम देखें 2 3 4 1 हमारे सही होगा, तो 2 3 4 1 यहाँ पर दिया है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी था यहाँ पर, हमने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि जगह की कमी के कारण। ठीक है, तो ये अच्छा अभी एक क्वेश्चन है भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? अंतर्राष्ट्रीय जो शूटिंग खिलाड़ी हैं वो कौन है? मंजू रानी है, एस सरिता देवी हैं, अंजुम मैदगिल हैं या फिर जमुना बोरो हैं? तो यहाँ पर जो ये हैं अंजुम मैदगिल, ये इंटरनेशनल शूटिंग खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे और ये हमने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन हमने देखे हैं। APS एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे, जो 7 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था, है ना, APS का एडिशन प्राइवेट सेक्रेटरी का, तो उसके सोल्व पेपर थे GK के केवल। ठीक है,